एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बाकी तो हाँ नहीं है रिकॉर्डिंग शुरू ओके कर ओके दीजिएगा। ओके 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 गॉट इट। क्या होता है, ये व्यूज होते हैं और व्यूज पे उहापोह होना जरूरी होता है, तो ये सबके अपने अपने एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स होते हैं। वो जब कोई भी दूसरा पर्सन है जब फ्री रहेगा सुन लेगा, इट्स ओके। बट क्या होता है, व्यूज का निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के लिए ये सारी चीजें रिसर्च लेवल पे होनी चाहिए। आज के डेट में जो आज का परिवेश चल रहा है आयुर्वेद के लिए, न्यू एरा निकला आफ्टर कोरोना, थॉट्स बदले हैं लोगों के, तो उस हिसाब से हमारे संहिताओं के प्रति हमारे भी थॉट्स बदलने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस वे में आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो वे किस तरीके का है, क्या वो हमारे संहिताओं से जुड़ा हुआ है या वो वापस हमें मॉडर्न की तरफ लेके जा रहा है, इस चीज को डिफाइन हमें भी करना है, हम आयुर्वेद वालों को। ये केवल ये नहीं है कि बाहर के लोगों के लिए, नॉन आयुर्वेदिक पर्सन के लिए है, ये आयुर्वेदिक पर्सन के लिए भी बहुत जरूरी है कि उन संहिताओं में सिद्धांतों का उहापोह होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हम आगे रिसर्च के पॉइंट्स नहीं ले सकते। चलें स्टार्ट करें। यस मैम। हाँ मैं विवेक दुबे बॉस से दरखास्त करता हूँ कि ऑफिशियली इस लेक्चर को शुरू करने के लिए वो कुछ शब्द बोले। विवेक दुबे बॉस। धन्यवाद प्रशांत जी। वैसे तो आज की जो मुख्य वक्ता है वो हमारी अग्रज और सीनियर रही हैं, और इस दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम में एक श्रोता के रूप में उपस्थित रहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अध्यक्षता करना मेरी स्थिति नहीं है। और फिर आपने जो जिम्मेदारियां दी हैं एकेडमी के एक सदस्य के रूप में, जो दायित्व है, उसकी दृष्टि से मैं उपस्थित हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक नए विषय के साथ इस 72nd लेक्चर सीरीज में। थैंक यू बॉस। मैं आज के वक्ता का संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। आज के जो वक्ता है वैद्य स्मिता दत्ता पॉल बॉस, वो हमारे बहुत सीनियर है। एनआईटी जयपुर से उन्होंने पीजी की है। उनका जो बीएमएस हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, वो रायपुर के गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज छत्तीसगढ़ से हुआ है। उसके बाद उन्होंने पीजी एनआईटी जयपुर से रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग में की है। उनका टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 14 साल का है। वो अभी आरडी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में एज अ प्रोफेसर एंड एचओडी कार्यरत है। साथ ही साथ उनके जो निदानम नाम की एक हैंडबुक है, जो कि पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के लिए प्रैक्टिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स के लिए उन्होंने पब्लिश की हुई है। साथ ही साथ उनके 30 से भी ज्यादा इंटरनेशनल और जर्नल्स में, जो कि यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स भी है कुछ, वो पब्लिश हुए हैं। ये करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ उनकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो उन्होंने आयुर्वेद के साथ कंपाइल करके उन्होंने आचार्य सेतु ब्रीच कोर्स ऑफ संस्कृत फ्रॉम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली उन्होंने किया हुआ है। उसके साथ साथ ही उन्होंने 5 साल का डिग्री कोर्स इन सितार इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ एमपी मध्य प्रदेश से किया हुआ है। इस प्रकार से उनके बहुमुखी व्यक्तिमत्व के धनी ऐसे डॉक्टर स्मिता पॉल को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आज के लेक्चर को शुरुआत करें। नमस्कार प्रशांत, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि मुझे इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं कुछ अपनी बातें रख सकूं। एनआईए को छोड़े हुए मुझे कई साल हो गए, लेकिन आज तक मैं अपने गुरुओं को ना भूल पाई हूँ, ना अपने अपने जूनियर्स को कभी भूल पाई हूँ। मेरे मन में हमेशा से एनआईए हमेशा बसा हुआ है। इवन मेरे हर लेक्चर में एनआईए होता है, खांडेल सर होते हैं, पवन सर होते हैं, सुरेंद्र सर होते हैं। कहीं ना कहीं अगर मेरा लेक्चर कोई सुने तो वो फील करेगा कि कहीं ना कहीं से एनआईए है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिसने मेरी सोच को बदला है।
क्योंकि हम सेंट्रल से आते हैं और सेंट्रल में आयुर्वेद के व्यूज अलग हैं, और जब हम NIA में गए तो हम बिल्कुल से आयुर्वेद में हो गए। और वो जो खांडेल सर के अंडर में हमने जो भी कुछ पढ़ाइयाँ की और जो बुक्स और टीकाएं पढ़ना सीखा, वो शायद बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए भी। ये खांडेल सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, पवन सर का, जो इनिशिएट करते हैं, और उनके इनिशिएट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और वो बहुत अच्छा है वो स्टूडेंट्स के लिए कि कुछ अंदर करो, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि कुछ करो, क्यों नहीं किया, कुछ नहीं क्यों किया। तो वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं अभी भी स्टूडेंट्स को इसी लेवल पे करती हूँ कि मैं अभी भी, मुझे लगता है कि मैं नहीं है कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो मैं अभी आज का जो मेरा पहले तो मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम कहूंगी, नमस्कार कहूंगी। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। हाँ हमारे साथ सौभाग्य से दीप्ति मेहता पाराशर मैम आए हुए हैं। हाँ ये हमारे एकेडमी के उपाध्यक्ष भी है। साथ ही साथ उनका बहुत गहरा नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, जो कि आज का आपका टॉपिक है, उसी से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उनका भी बहुत वर्क है। हाँ मैं एक बार 2 मिनट के लिए दीप्ति मैम को भी आमंत्रित करता हूँ, वो कि आपके लिए कुछ शब्द बोले। हाँ दीप्ति मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रशांत ने मौका दिया मुझे। अदरवाइज मैं थोड़ा सा नटशेल में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ फिलहाल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने कम से कम एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का मुझे दिया। बताइए। हाँ, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आप इस हमारे जो ये जो लेक्चर सीरीज की जो श्रृंखला है इससे जुड़े हैं, और आप जो है इस हमारी जो ये ज्ञान यज्ञ है इसमें आज आपकी तरफ से भी एक आहुति है। तो हाँ यही शायद, हाँ शायद। तो आशा है कि आज का जो आपका लेक्चर है ये बहुत ही छात्रों के लिए प्रेरणादायी रहेगा, मार्गदर्शक रहेगा। तो ठीक है प्रशांत, लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। मैम आप अंत तक रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंक्लूसिव आप ही करिएगा। चलिए ठीक है। थैंक यू मैम। स्मिता मैम आप करिए स्क्रीन हाँ शेयर। ओके ओके, दिख रहा है? नहीं अभी मैम हाँ। स्क्रीन नहीं आई है। अब दिख रही है? आ गई? हाँ दिख रही है आप? हाँ आ गई। आ गई। यस मैम। आ गई मैम ना? स्लाइड शेयर कर दीजिए आप पर। हाँ क्या स्लाइड आ शो रही है? कर दीजिए, स्लाइड शो। स्लाइड यस शो मैम करूँ? स्लाइड क्लियर है। हाँ हाँ स्लाइड शो तो ऊपर से। ओके, कर दिया। हाँ यस फ्रॉम करंट स्लाइड, उसी क्या में करूँ? स्लाइड शो करके उसमें फ्रॉम फ्रॉम करंट करंट, स्लाइड और फ्रॉम ओके, बिगिनिंग करके। फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ कर दीजिए मैम क्लिक उस पे। हो गया, कर दिया। आ रहा है? आ गया, आ गया। नहीं अभी नहीं आया मैम। अब देखो, आ गया। हाँ एक बार फिर से स्लाइड शो पे करके देखिए। ये तो स्लाइड आगे पीछे करके देखिए मैम, हो रही है तो मैं हाँ बता मैं देता आगे हूँ। पीछे कर रही हूँ, मेरे मोबाइल में जहां से मैं जुड़ी हूँ दूसरे वाले मोबाइल से, उसमें हो रहा है, उसमें मुझे शो हाँ हो नहीं रहा है मैम पूरा। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रीन पे सिर्फ फर्स्ट स्लाइड आई हुई है। बाकी नहीं आ रही है, मैं तो आगे पीछे कर रही हूँ। एक बार अभी मैम फिर स्टॉप, से स्टॉप शेयरिंग करके करूँ? हाँ फिर से स्टॉप करो शेयरिंग करके फिर से करके देखिए। ये इसमें कैसे जाएंगे वापस? अच्छा इसमें वापस मेन उसमें कैसे जाएंगे?
मेन में जो मीटिंग चल रही है उसमें मीटिंग कहाँ से? हाँ अंशु ऑलराइट। अब देखना, अब आया? नहीं मैम, अभी नहीं आई है। अभी भी नहीं हो रही है? फर्स्ट वाली ही है क्या अभी भी? नहीं, अभी स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा भाई। एक मिनट। ओके अब आया? यस मैम, अब हो गई है। अब मैं आगे पीछे कर रही हूँ, आप देखना ना, ठीक है? हाँ हो रही है मैम, कर देती, हो कोई रही है दिक्कत ना? नहीं। तो इसी में रहने यस देते मैम, हैं, है ना, क्योंकि वो हाँ पूरी इसी में स्क्रीन हो रहने दीजिए, कोई जाएगी। यस मैम, क्लियर है वैसे। हाँ ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक धन्वंतरी वंदना करते हैं। जो धन्वंतरी स्तोत्रम है मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ। तो सबसे प्रथम उस धन्वंतरी भगवान को याद करते हुए कि आज जो भी कुछ हम हैं उनके द्वारा दिए हुए हैं और उनके दिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे कार्यरत रहेंगे, और उसी के लिए ये सारे जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, सिर्फ उन्हीं के चरणों में है, क्योंकि उनके दिए गए ज्ञान को हमको और आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले धन्वंतरी हम स्तोत्रम करेंगे। ओम शंखं चक्रं जलोकां ददद अमृतघटं चारुदभिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छाति हृदयांशु परिवल्लसन्नमौलिमं भोजनेत्रं कालान्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् इति धन्वंतरी स्तोत्रम संपूर्णम्। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एन आयुर्वेदिक अप्रोच टू बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, जिसको हम इस तरीके से समझेंगे जैविक अनुकूलन के लिए एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। हेलो हेलो प्रशांत, सुनाई दे रहा? हेलो, क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। क्लियर है? हाँ ओके। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम जब बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे तो बीएमएस फर्स्ट ईयर से हम ये पॉइंट्स को सुनते आए हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को सुनने में एक हमारे जो शास्त्र हैं उनमें दो पक्ष आते हैं, एक थ्योरेटिकल पॉइंट आता है और एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स आते हैं। हमने जो भी कुछ इन सब चीजों को पढ़ा आयुर्वेदिक अप्रोच, जिसमें आप दिनचर्या, रात्रिचर्या, जो भी कुछ पढ़ते हैं वो सिर्फ हमने उसका कर्मकांड को जाना, अर्थात कैसे किया जाता है और क्यों किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ी, इवन फाइनल ईयर तक हमने ये पढ़ा, और इसके ऊपर हम इसी तरीके से सोचते भी आए हैं और हम अपने पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बताते हैं। बट हम इसके पीछे जो ज्ञान कांड है, जो कि हम क्यों करते हैं, ये आज तक हम बहुत कम सोच पाए हैं। और इसे हम इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीजें आप्तोपदेश हैं। हमारे जो प्राचीन परंपरा है वो ये है कि हम अपने गुरुजनों का हमेशा सादर करते हैं, और वो जो भी हमें जिस तरीके का भी निर्देश देते हैं हम उसको मानते हैं, उसमें हम किसी तरीके से क्यों नहीं पूछते। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्यों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक आयुर्वेद के ग्लोबलाइजेशन की बात आती है कि आयुर्वेद को हम किस तरीके से फैला सकते हैं। तो आयुर्वेद का जब तक सिद्धांत नहीं फैलता, जब तक उसका खुद का मूल, स्वयं का मूल नहीं, मूल के सिद्धांतों का आप क्लेरिफिकेशन नहीं देते हैं, तब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए हमें उस प्रारंभिक स्थिति से ही स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि
हमने सिंपल बेसिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने छोटे से एक पॉइंट को क्यों, कब, क्यों, कैसे में क्वेश्चंस को उत्तर देने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक स्टूडेंट हमेशा एक टीचर से पूछता है, चाहे वो पीजी का स्टूडेंट हो चाहे यूजी का स्टूडेंट हो। कहीं ना कहीं हम देने में सक्षम होते हैं और कहीं ना कहीं हम देने में असक्षम होते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा कोशिश किया है कि इसको आंसरेबल बनाने के लिए। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता दत्ता पॉल, एमडी रोग निदान विकृति विज्ञान, एचओडी रोग निदान एंड विकृति विज्ञान, आरडी मेमोरियल, पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड भोपाल एंड प्रोपराइटर ऑफ निदानम आयुर्वेदिक क्लिनिक भोपाल। हम मानते हैं, जैसे हम मानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, और हमने ये पढ़ा भी है कि हम अपने औषध, आहार, विहार, इन 3 प्रकारों से हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का भी बूस्टर दवाइयां हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेटेड मेडिसिन होती हैं, वो संतुलित आहार हो सकता है जिसको हम डाइट्स कहते हैं, आज न्यूट्रिशनिस्ट बहुत मिलेंगे आपको, एंड विहार कहते हैं जिसमें कि कुछ योग कर लिया हमने और कुछ नियमित जो व्यायाम कर लिया, उससे हम अपना इम्यून सिस्टम को एनहांस कर लेते हैं। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि केवल औषध से, केवल आहार से या केवल विहार से ये नहीं हो सकता है। ये हमें तीनों परिप्रेक्ष्यों को लेते हुए करना है। अर्थात कि अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार से इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो हमें इन तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। ये तीनों औषध, आहार और विहार हमारे जीवन के, चाहे स्वस्थता के लिए हो चाहे रोग शमन के लिए हो, हमारे लिए बहुत जरूरी है। औषध का उल्लेख केवल हम रोग के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा करते हैं, लेकिन आहार का उल्लेख हम जहां स्वस्थता के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, वही हम चिकित्सा के लिए भी करते हैं। तो आमतौर पर हम जिस तरीके से विचार करते हैं कि केवल मेडिसिन ले लिया, केवल हमने डाइट ले लिया या केवल हमने विहार कर लिया तो ये सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। हमें इन सबको करना है, साथ में ही करना होता है। हम ये जानते हैं अच्छे से कि औषध और आहार विहार जो है, अगर असाथ में होते हैं तो व्याधि का कारण बनते हैं, और यही औषध, आहार, विहार यदि साथ में हो जाते हैं तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें इन तीनों को साथ में लेते हुए ही चलना पड़ेगा। जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से, जिसमें कुछ एक्टिविटीज होगी, कुछ आपके आहार होंगे, डाइट्स होंगे, और कुछ औषध होगा उस रूप में, उस समय पे, जिस समय पे आपका रोगावस्था चल रहा है। हम ये सारी चीजें पाते, हम इन सब चीजों की कल्पना क्यों करते हैं? ये कल्पना होती है हमारे पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। पॉजिटिव हेल्थ के मायने बताए गए कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज को ही हमने सकारात्मक स्वास्थ्य या पॉजिटिव हेल्थ के रूप में माना है। इसी पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यह हमारा सबसे मूल उद्देश्य रहा है आयुर्वेद का। इसके लिए हमें हमारी संहिताओं ने सूत्र स्थान में ही, चाहे वो अष्टांग हो, चाहे वो चरक हो, आपका सुश्रुत हो, हमने पढ़ा है कि हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने दिनचर्या का, रात्रिचर्या का, ऋतुचर्या का और ऋतु संधिचर्या का वर्णन किया है। आपको विशद रूप में दिनचर्या, रात्रिचर्या बहुत अच्छे से मिल जाएंगी मात्राशीति अध्याय के अंतर्गत, ऋतुचर्या तस्याशीति अध्याय के अंतर्गत आपको मिल जाएगी, बट आपको कहीं पर भी ऋतु संधिचर्या का वर्णन नहीं मिलेगा हमारे संहिताओं में, है ना। तो इस तरीके से हम अब इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, क्योंकि इन 4 के द्वारा ही हम अपने आप को एक एडजस्टेबल कंडीशन में रखते हैं, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे हम अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि बाहर चेंजेस आते रहते हैं, हमें अपने शरीर में भी उसी चेंजेस को एडजस्ट करते हुए चलना है। तो हमारी जो एक तरीके से अप्रोच होता है वो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु संधिचर्या के रूप में ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराणों में, वेदों में बात बहुत अच्छे से बताई गई, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसी को ही चरक ने आपके शरीर स्थान के 5वें अध्याय में पुरुषो अयम लोक संहिता करके एक कोटेशन, एक पूरा एक वाद बताया कि जिस तरीके से पिंड में जो कुछ है वही ब्रह्मांड में है। उन्होंने ये बताया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना, पुरुषो अयम लोक संहिता। तो चरक का कहना है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंतो लोके।
अर्थात जिस तरीके से पुरुष में जो है वही लोक में है और जो लोक में है वो पुरुष में है। सिर्फ ये है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो आपका वाक्य, ये सूत्र रूप बताया गया है, ये हमारा संहिताओं से अलग है, ये वैदिक है, और पुरुषो अयम लोक संहिता ये हमारा संहिता का है। तो इस तरीके दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है। ये इस तरीके से इसकी साम्यता जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, चाहे वैदिक काल के हों चाहे संहिता काल के हों, उन्होंने जो इस तरीके की बताई, उनके 3 उद्देश्य बताने का कि पुरुष में जो है वही लोक में है, जो लोक में है वही पुरुष में है, ये बताने का उद्देश्य ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें साम्यता देखी है। वह साम्यता है हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपपल्लव और वियोग। इन 5 रूपों में ही हम देख सकते हैं कि जो चीज पुरुष में होता है, हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपपल्लव और वियोग, ये 5 हमें पुरुष में मिलते, ठीक इसी प्रकार से लोक में भी मिलता है। हेतु के बारे में बताया गया, हेतु उत्पत्ति कारणम। हेतु जो होता है वो उत्पत्ति का कारण होता है। जिस प्रकार से लोक में ब्रह्मांड में किसी चीज का उत्पत्ति का एक कारण होगा, चाहे वो उल्का पिंड हो, चाहे कुछ ग्रह हो, चाहे कोई तारामंडल हो, उसकी उत्पत्ति का कोई एक कारण होगा, उसकी उत्पत्ति होगी जिसको कहेंगे उत्पत्तिर जन्म। उसी प्रकार पुरुष में भी जन्म की स्थिति बनेगी उत्पत्ति से, उत्पत्ति के अर्थ से। वृद्धि आप्यानम, वृद्धि अर्थात वो अपने आप में एक ग्रोथ फेज लाएगा, जो कि हम सभी जगह देखते हैं कि पुरुष में भी वही स्थिति बनती है और लोक में भी वही स्थिति बनती है। उपपल्लव दुखागम, पुरुष में जिस प्रकार से जब वो वृद्धि को प्राप्त करता है और वो सांसारिक सुखों में जाता है तो दुख का भाजन करता है। इसी तरीके से लोक में भी जब वह वृद्धि को कोई लौकिक द्रव्य वृद्धि को प्राप्त करता है तो उसके बाद उसका एक्सपेंशन होता है एंड देन उसके बाद वह वियोग की स्थिति को प्राप्त करता है। ये 5 चीजें पुरुष में भी तत्समत लोक में भी पाई जाती है। इसी साधर्मता के आधार पर उन्होंने पुरुषो अयम लोक संहिता हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। देन इसके बाद आता है इस जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के जो एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए हमें आज हमारे आचार्यों ने दिनचर्या का उल्लेख किया, जैसे मैंने पहले बताया, रात्रिचर्या का उल्लेख किया, ऋतुचर्या का उल्लेख किया, ऋतु संधिचर्या का उल्लेख किया। यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट लेंगे दिनचर्या का। हमें बहुत अच्छे से पता है, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि दिनचर्या कब से कब प्रारंभ होती है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो प्रहर होता है, हमारे 8 प्रहर होते हैं, अहोरात्रि के हिसाब से हमारे 8 प्रहर होते हैं। उसके हिसाब से हमें कुछ दिन के कर्तव्य बताए गए हैं और कुछ रात्रि के कर्तव्य बताए गए। तो दिनचर्या जो कि हमारी प्रातः काल जो हमारा सूर्योदय है वहां से सूर्यास्त तक का समय जो होगा, उस समय जो क्रियाएं होंगी उसमें जो भी होगी वो सारी दिनचर्या कहलाएगी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, फिर सारी प्रोसेस बताई गई है कि मल त्याग करना, दंत धावन, गंडूष धारण, ये सारी चीजें एक कर्म कांड है कि आपको बताया गया कि आप उस समय उठे और ये सारे प्रोसेस करें। देन इसी को ही अगर हम साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से देखें तो हमें एक सर्केडियन रिदम आजकल मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि मेडिकल साइंस में कि एक सर्केडियन रिदम करके एक रिसर्च उनका हुआ और उन्होंने देखा कि मिडनाइट से लेकर के नून एंड नून से लेकर के मिडनाइट के बीच में बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। यही हमारे आयुर्वेद में काफी पहले, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का एक पार्ट है, तो अथर्ववेद भी इसमें अर्थात वैदिक काल से ही हमें यह पता था कि जिस तरीके से ब्रह्मांड में चेंजेस आते हैं, जिस तरीके से दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बदलाव आता है, जिसको कि हमने वात पित्त कफ का अहोरात्रि के हिसाब से जो काल में स्थिति बताई है, उत्पत्ति और प्रकोप की स्थिति बताई है, वो सारी चीजें हमने पहले से ही जान ली थी। देन इसके बाद हमें ये दिनचर्या में सबसे प्रमुख बात ये है कि अगर हम किसी तरीके से भी इसका पालन करते हैं तो हमें इसका लॉजिक नहीं समझ में आता कि हमें ऐसा ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमसे हमारे स्टूडेंट्स या हमारा पेशेंट ये पूछता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। तो प्रथमतः ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म मुहूर्त,
तब हम उस चीज को डिफाइन कर पाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना चाहिए। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्रह्म मुहूर्त। तो अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान अरुंधति टीका कहते हैं कि रात्रि चतुर्दशो मुहूर्तो ब्राह्मो मुहूर्त, रात्रि का जो 14वां मुहूर्त होगा वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसी को ही हिमाद्री टीका ने भी बताया कि अंतिम जो मुहूर्त होगा वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मुहूर्त का अर्थ होता है जो 48 मिनट्स का समय, हमारे संहिताओं में यह वैदिक काल से ही हमारा एक प्राचीन समय गणना प्रणाली रही है, जिसमें कि हम निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, ये सारी चीजों को हम लेते हैं। इसमें मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट्स का समय होता है, घटी होती है 24 मिनट्स का समय होता है, वैसे मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट्स का समय होता है। तो हमारे 24 आवर्स में जितने भी मुहूर्त बताए गए हैं उन मुहूर्तों को हम टोटल मुहूर्त जो होते हैं वो 30 मुहूर्त होते हैं। दिन के 15 मुहूर्त होते हैं और आपके रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। इन मुहूर्तों में सबके अपने अपने नाम दिए गए हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर हमने सनराइज को 6 o'clock माना, सुबह का 6 AM माना है, तो प्रथम जो प्रहर आपका मुहूर्त होगा वो रुद्र कहलाएगा, जो 48 मिनट्स का होगा। उसके बाद दिन के 15 मुहूर्त हैं रुद्र, आही, मित्र, पितृ, वसु, वरा, विश्वे देवा, विधि, सप्तमुखी, पुरुहुत, वाहिनी, नक्तकरा, नक्तनकरा, वरुण, अर्यमा और भग। ये रुद्र से लेकर के भग तक के 48 मिनट्स के 15 मुहूर्त होते हैं। इसके बाद रात्रि का मुहूर्त स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं गिरीश से स्टार्ट होगा। गिरीश, अजपाद, अहिर, बुंध्य, मुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विद्याति, कंड, अदिति, जीव या अमृत, विष्णु, युमि, द्युति, ब्रह्म और समुद्रम। ये पूरे 15 रात्रि के मुहूर्त बताए गए हैं। इस प्रकार से 15 दिन के, 15 रात्रि के ये जो मुहूर्त बताए गए हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आखिरी मुहूर्त के सेकंड लास्ट मुहूर्त जो होगा वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये इस मुहूर्त में ही हमें उठने के लिए बताया गया है। अब हमें ब्रह्म का मतलब समझना पड़ेगा कि यहाँ पर उन्होंने इसका नाम क्यों दिया। ब्रह्म हमेशा एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाता है वर्ड। ब्रह्म शुद्धता के लिए, सात्विक भाव के लिए, और ब्रह्म का उपयोग हम नॉलेज के लिए भी करते हैं। इसलिए इसका नाम ये दिया गया कि ब्रह्म इस समय पे हमारी सात्विक स्थिति बनती है मन की, और हमें इस समय पे इस मुहूर्त का जो नाम होगा वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के से 2 मुहूर्त पहले होगा, मतलब सेकंड लास्ट मुहूर्त होगा। और हर सीजन वाइज और हर दिन और रात के हिसाब से, चूंकि अर्थ का रोटेटरी एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, उस हिसाब से सनराइज का जो टाइमिंग होता है वो आगे और पीछे होता है। उस हिसाब से हमको मुहूर्त को काउंट करना पड़ता है, जो कि 48 मिनट्स बिफोर लेना पड़ेगा, अर्थात 96 मिनट्स, 1.5 घंटे के आसपास का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है और 48 मिनट्स पहले खत्म हो जाते हैं, क्योंकि समुद्रम मुहूर्त लग जाता है। उसके बाद सनसेट, सनराइज के समय जो फर्स्ट मुहूर्त होता है वो रुद्र मुहूर्त कहलाता है। इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त हमारे में बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें ये जो भी प्रोसेसेस बताए गए हैं, दिनचर्या शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे महत्व बताए गए हैं कि ऋग्वेद में भी महत्व बताए गए हैं, सामवेद में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, वो बुद्धिमान होता है, उसे लक्ष्मी मिलती है, उसका पूजा, उस समय पे उसे ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ निषिद्ध है तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें आहार का निषेध किया गया कि इस समय पे आहार नहीं लेना होता। आप सारी तरीके के कार्य कर सकते हैं और इस समय पे चिंतन, मनन, क्योंकि सात्विक स्थिति बनती है, मन की सात्विक स्थिति बनती है और बहुत अच्छी स्थिति होती है ब्रह्म में, ब्रह्म मुहूर्त काल में। तो हमें इस समय पे ध्यान, धारणा, ये सारी चीजें हमें करनी है। योगाभ्यास के जो मूल रूप जो मन को केंद्रित करने के लिए बताए गए, वो सारी चीजें हम इसी ब्रह्म मुहूर्त में कर पाते हैं। देन इसके बाद
अगर हम इस चीज को समझें कि ब्रह्म मुहूर्त वो जो 1.5 घंटा है, जो आपका 48 मिनट सामुद्रम और 48 मिनट्स का आपका ब्रह्म का समय जो है, वो साइंटिफिकली अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये इस तरीके से होगा कि हम अगर अर्थ में अपने आप को इक्वेटर पे माने, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ माने, तो वो हॉरिजन के 90 डिग्री के आसपास होगा, हम वहां प्रेजेंट हैं। हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी हम अपने डेली रूटीन्स में जो भी कुछ करते हैं, वो सारी चीजें सनसेट, सनराइज एंड मून पे डिपेंड करता है। सन एंड मून के सिवा कुछ नहीं है, जिसके लिए हमने हमारे ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि सोम सूर्य विसर्गादान विक्षेपय सोम सूर्य अनिलास तथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलास तथा। ये बहुत अच्छा एक यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे को समझाने वाला श्लोक होगा कि जिस प्रकार से सोम सूर्य और अनिल बाहर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में कफ पित्त और वायु हमारे यहाँ काम करती है, जिसको कि वात पित्त कफ की त्रिदोषात्मक स्थिति मूल आधार मानते हैं हमारे शरीर का। तो जो कि सूर्य सबसे प्रधान होता है और वो एनर्जी, वो ऊर्जा का स्रोत है। तो सनराइज से ही हमारी एनर्जी स्टार्ट होती है। हम जब भी कभी सूर्य को देखते हैं तो वो क्षितिज से जब क्षितिज से अगर 2 मिनट हम पीछे देखते हैं तो 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। अर्थात ये हुआ कि जब सनराइज होता है उस समय जब हमें सन दिखाई देता है, वास्तव में अभी भी सन क्षितिज में या हॉरिजॉन में नहीं पहुंचा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सनसेट देखते हैं तो सनसेट हो चुका होता है, उसके 2 मिनट के बाद भी हमें सनसेट दिखाई देता है। अर्थात ये हुआ कि जो ओरिजिनल सनराइज एंड सनसेट है उससे हमें 2 + 2 4 मिनट हमको एक्स्ट्रा सन दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सन की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर से रेडिएट होकर के हमारे तक एक्स्ट्रा 4 मिनट के लिए पहुंचती है। यहाँ पर जो हम ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना कर रहे हैं वो ये है कि वो स्थिति जबकि सनराइज नहीं हुआ है। इसे हम अगर मॉडर्न के हिसाब से समझे साइंटिफिकली, तो एस्ट्रोफिजिकल जो फिजिक्स है उसमें हमें समझना पड़ेगा कि ट्वाइलाइट की स्थिति, जो हम एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट, और वो बहुत इजी वे में वो समझाते हैं इस चीज को कि ये 3 प्रकार के होते हैं, सिविल ट्वाइलाइट, नॉटिकल ट्वाइलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि अगर सनराइज नहीं हुआ है तो तब तक की स्थिति जो कि हम मुहूर्त में काउंट करते हैं, 48 मिनट का हमका सामुद्र का, 48 मिनट्स हमारे ब्रह्म का, अर्थात 1.5 घंटा पहले की स्थिति जब हमें जागरण करना है, उठना है और उठ करके हमें अपने ध्यान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ये स्थिति हम ट्वाइलाइट्स में देखते हैं कि सन जब 6 डिग्री का डिग्री लिया हुआ होता है तब उसको कहते हैं हम सिविल। इस समय भी हमें सन नहीं दिखाई देता, सूर्य नहीं दिखाई देता, तब वह क्षितिज से 6 डिग्री नीचे होता है, तब उसको कहते हैं सिविल ट्वाइलाइट। इसी प्रकार जब 12 डिग्री नीचे होता है तो उसको कहते हैं नॉटिकल ट्वाइलाइट। और ठीक इसके 18 डिग्री का जब इसमें हमें नीचे मिलता है हॉरिजन से, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। हमारा ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट से। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट से लेकर के नॉटिकल ट्वाइलाइट के आसपास ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति बनती है। इसी को ही हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें आकाश उस समय कैसे दिखाई देता है, अगर ट्वाइलाइट को समझना चाहें तो। क्योंकि आमतौर पर बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है तो उन्हें पता नहीं रहता, इवन स्टूडेंट्स को भी, इवन हम लोग भी ऐसे हो गए हैं अभी कि हम आमतौर पर सनसेट के, सनराइज के बाद ही उठते हैं। तो ट्वाइलाइट की जो स्थिति बनती है, अगर हम ये देखें तो इस साइड, इस तरफ आपको मॉर्निंग ट्वाइलाइट्स दिखाई देंगे और इस तरफ आपको इवनिंग ट्वाइलाइट्स देखेंगे। मतलब सनराइज से पहले की स्थिति जब हमको सिविल ट्वाइलाइट 6 डिग्री हॉरिजन से नीचे होगा, 18 डिग्री हॉरिजन से नीचे, एंड आपका 12 डिग्री हॉरिजन से नीचे एंड 18 डिग्री हॉरिजन से नीचे। ठीक इसी प्रकार आफ्टर सनसेट जब 6 डिग्री हॉरिजन से नीचे होता है तो सिविल ट्वाइलाइट इवनिंग, जिसको हम संध्या बेला कहते हैं, नॉटिकल ट्वाइलाइट जिसको इवनिंग का होगा जो 12 डिग्री होगा, एंड 18 डिग्री नीचे होगा जिसको एस्ट्रोनॉमिकल इवनिंग ट्वाइलाइट कहेंगे। और यह इसके बाद में हमें सूर्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। इस स्थिति को ही हम समझ पाते हैं कि ये पूरी स्थिति संध्या बेला की है, और जो सनराइज से पहले की स्थिति है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट है, वो वहां से नॉटिकल ट्वाइलाइट तक की ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति बनती है। अब ये स्थिति तो हमारा एस्ट्रोफिजिक्स हुआ, जिसको कि हमारे ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं, बट इस समय पे हमें क्यों ध्यान धारणाएं करनी चाहिए? सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि यही समय क्यों लिया गया?
आपका ध्यान धारणा करने के लिए कि सात्विक स्थिति बनती है। मन में 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जिसको हम सात्विक स्थिति, तामसिक स्थिति, राजसिक स्थिति एंड तामसिक स्थिति कहते हैं। ये स्थितियां जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सत्व में प्रकाशक स्थिति होती है, रज की ऊर्जावान स्थिति होती है और तम में एक तरीके से आवरण की स्थिति बनती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में प्योर सात्विक स्थिति बनती है, जब मन में किसी प्रकार की बायसिंग नहीं होती या मन किसी प्रकार से इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहता है और वो प्रकाशक रूप में होता है। उस समय पे जितना भी ज्ञान है हम अपने अंदर ले सकते हैं। यहाँ आप ट्विलाइट की स्थिति देख सकते हैं, जो नासा की फोटोग्राफी है, कि यहाँ पर आपका मॉर्निंग की स्थिति बन रही है, सनराइज हो चुका है। यहाँ पे ये स्थिति आप देखिए, सनराइज के मिड सनराइज की स्थिति है, नून स्थिति है, मिड डे की स्थिति है, धीरे धीरे ये इवनिंग की स्थिति आ रही है। और ये आपका जो भी बन रहा है वो सिविल ट्यूलाइट एंड द नॉटिकल ट्यूलाइट एंड दिस इज द आपका एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूलाइट, जबकि हमको सन नहीं दिखाई देता इवनिंग की स्थिति में। यहाँ पर हमें अब ये समझना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम क्यों ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों हमें मन को एकाग्र करने के जो प्रैक्टिसेस योग में बताए गए, योग दर्शन में बताए गए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही करना है। ये बहुत ही सिंपल कर्म कांड बताया गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बट इसके पीछे ज्ञान, इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है, सोबर है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है जिसमें कि कुछ विंडोज बने हुए हैं। इन विंडोज में से कुछ ही जो वेव्स है या जो हम कहेंगे रेज है वो अंदर आ सकते हैं। ये वेव्स कौन से वेव्स हैं? ये सारे वो वेव्स हैं जो कि सन अपने कॉस्मिक एनर्जी, सन अपने सन के थ्रू प्राप्त होता है। ये आपका इस पिक्चर में आप आराम से देख सकते हैं। जिस प्रकार से सन में आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उसके कारण से एक सोलर विंड आउट होता है। वो सोलर विंड का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हर ग्रह पे पड़ता है, चाहे वो कितने भी दूर, कई किलोमीटर तक जाता है। और उसमें चूंकि हर ग्रह अपने ग्रेविटेशन के कारण से उससे बच जाता है। ऐसे ही हमारे पृथ्वी पर भी, चूंकि हमारा जीवन पृथ्वी से है, पृथ्वी में है, तो हमें पृथ्वी को भी समझना पड़ेगा। पृथ्वी पर एक मैग्नेटोस्फीयर बनता है। ये मैग्नेटोस्फीयर जो कि उसके खुद के लिक्विड लावा के कारण से होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उसके कारण से बनता है। यहाँ जब सोलर वेव्स चलती हैं उस समय पे यही मैग्नेटोस्फीयर हमें सेव करता है इन जो सन से आई हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, जो कि स्पेशली कॉस्मिक लेवल की भी होती हैं। उससे बचने के लिए हमें सेव करता है। फिर भी कहीं ना कहीं जब हमारी पृथ्वी सन के समक्ष आती है तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस हमारे अर्थ में भी जाता है, जिसमें से रेडियो वेव्स पूरी एंटर कर सकती है, उसके पास अच्छा विंडो मिलता है उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर से। इंफ्रारेड रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस ही अंदर आ पाती है, बाकी रेडिएट कर जाती है। विजिबल लाइट, पूरा का पूरा होल विजिबल लाइट हमारे पास पहुंचता है, जो सनलाइट का विजिबल लाइट जो स्पेक्ट्रम है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन एंटर करता है, बाकी एक्सरे और गामा हमारे एटमॉस्फेयर से ही आउट कर दी जाती है। तो इसमें से कुछ ही वेव्स पहुंचती है जिसमें हम विजिबल लाइट है, और उस विजिबल लाइट पर ही हम सन को देख पाते हैं। जब तक विजिबल लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब सनराइज से पहले की स्थिति, जब सन की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है, उसके विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हम तक नहीं पहुंचता, हम सन को नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड आसानी से और अल्ट्रावायलेट हम तक पहुंचती है। इसमें से रेडियो वेव्स जो बताए गए हैं, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। दिस इज इजीली टू अंडरस्टैंड दिस वन। अगर हम लाइट वेव की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। दिस इज द रेडियो वेव एंड दिस इज द गामा वेव, एक्सरे वेव। इसकी आपकी वेवलेंथ अच्छी है, इधर फ्रीक्वेंसीज कम बढ़ती चली जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसका जो
ट्रैवलिंग का जो समय होता है वो बहुत फास्ट होता है। अर्थात ये हुआ कि अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो 100 मीटर टू लेकर 1 सेंटीमीटर इसका मूवमेंट हो सकता है, और उसी प्रकार से माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का हो सकता है। बट जैसे जैसे अल्ट्रा जो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है। तो अल्ट्रा रेडियो वेव्स या टीवी जो वेव्स हम देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स और ये सब चलते हैं, ये सारे रेडियो वेव्स में काम करते हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत अच्छी होती है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होने के कारण ये आसानी से ऑब्स्ट्रक्ट कर दी जाती है। इसलिए हम घर के अंदर बहुत रहते हैं तो हमें रेडियो वेव्स नहीं मिल पाते हैं, हमारी रेडियो नहीं चलती है, मोबाइल में हमें किसी तरीके से सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में और डीप टू डीप होते चले जाते हैं, हमें एक विजिबल रेंज मिलता है जिसमें हमें विजिबल लाइट्स होती है, जिसको कि हम विब्ग्योर भी कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं इस चीज को। एंड देन इसके बाद में गामा रेज तक की स्थिति बनती है, जो इसके बाद कॉस्मिक रेज है, लेकिन ये हमारे अर्थ तक पहुंचने वाला स्पेक्ट्रम का बैंड बताया गया है। तो इसमें जो भी स्थितियां बनती हैं उसमें फ्रीक्वेंसी लेवल जिसका सबसे ज्यादा होता है वही सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेंज सबसे ज्यादा है, और इसको हम स्टरलाइजेशन में बहुत अच्छे से यूज करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ पावर बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण से वो सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स को बहुत अच्छे से इंज्योर कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन इधर अगर रेडियो वेव्स को देखें जिसकी वेवलेंथ बहुत अच्छी है, इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए हम इंफ्रारेड को स्टरलाइजेशन में उतना यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर या इसका जो डैमेजिंग पावर है वो बहुत कम होता है। इसलिए ये किसी भी चीज पदार्थ को, मटेरियल को हीट कर सकता है, हीट जनरेट कर सकता है या हॉट कर सकता है, गर्म कर सकता है उसको। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में हमारे पास जब सूर्योदय से पहले की स्थिति बनती है, जब हमारे पास सनलाइट पूरा नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमें सन नहीं दिखता और आकाश हमें नीला या काले रंग में दिखता है, तब विजिबल रेंज भी हमारे पास बहुत कम पहुंच पाती है क्योंकि हम तब उस समय पे चीजों को भी नहीं देख पाते हैं। और किसी भी चीज को हरा, नीला, पीला दिखने के लिए हमें विजिबल रेंज का होना जरूरी है। तो उस समय पे हमारे पास जो भी कुछ वेव स्पेक्ट्रम पहुंचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो सिर्फ रेडियो वेव से पहुंच पाती है। तो उस समय पे चूंकि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत कम होता है एंड उसके कारण और दूसरी बात कि जो भी इंटरफेरेंसेस होते हैं अदर वेव्स के, वो नहीं मिल पाते हमें। तो उस समय पे जो सन से निकला हुआ रेडियो वेव्स है वो हम आसानी से अपने अंदर यूज करते हैं, और हम अपना, जैसे कि बोला यत पिंड तत् ब्रह्मांड, तो हमारा पिंड जो है वो पिंड भी इसको एक हमारा पिंड भी एक रेडियोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। उस समय पे हमारे शरीर से भी इस तरीके की तरंगें निकलती है जिसको समायोजन करके हम अपने पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। इस पर अभी और रिसर्चेस हो रहे हैं और इन रिसर्चेस में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा आपका म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी में जितने भी म्यूजिक्स बताए गए वो सारे इससे जुड़े हुए हैं, इस पे रिसर्चेस अभी चल रहे हैं। और जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं वो जानते हैं इस चीज को अच्छे से कि शास्त्रीय संगीतों में जितने भी राग बताए गए वो सब प्रहरों के हिसाब से बताए गए हैं, और जो रात्रि के प्रहर में गाया जाता है वो दिन के प्रहर में नहीं गाया जाता। और प्रहर 8 प्रहर हुए तो 8 प्रहरों में अलग अलग राग के सीक्वेंसेस बताए गए हैं। और ये जो ध्वनि है जिसको कि हम म्यूजिक कहते हैं, ये वस्तुतः शब्द या उस रेडियो वेव्स का ही अनित्य रूप है, क्योंकि रेडियो वेव्स को वैक्यूम में भी वो मूव कर सकता है लेकिन साउंड वेव्स बिना एनी मटेरियल के नहीं कर पाता। तो ये बात की बात है कि इसमें रेडियो वेव्स एंड साउंड वेव्स का में क्या अर्थ है। इसलिए हमें उस समय पे उठ करके ध्यान करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उस समय पे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का केवल रेडियो उस वेव ही आता है जो कि ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए नहीं होता है। इसलिए हम उस समय पे उठते हैं और हम जो भी इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जानते हैं अच्छे से कि इस समय पे हमारा मन बहुत अच्छा रहता है और हम जो भी कुछ ग्रास्प करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। इवन अगर किसी ने प्रैक्टिस किया है तो वो ये बता सकते हैं कि अगर वो कोई इच्छाएं रखते हैं ब्रह्म मुहूर्त काल में और उस पर ध्यान लगाते हैं तो वो इच्छाएं भी जरूर पूरी होती हैं। और ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे बात हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसे मानना पड़ेगा क्योंकि इसका साइंटिफिक लॉजिक अभी तक वो नहीं निकाल पाए हैं।
जिस तरीके से अभी तक सर्केडियन साइकिल को उन्होंने अभी निकाला, लेकिन हमने तो पहले ही बता दिया था, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जो फायदे हैं जो हमें सन से प्राप्त हो रहे हैं, सूर्य से प्राप्त हो रहे हैं, वो बाद में भी प्रूफ किए जाएंगे। और हम तो आप तो उपदेश पे चलते हैं, इसलिए हम तो हमेशा शाश्वत ही रहेंगे इसमें। देन इसके बाद आता है आपका रात्रिचर्या। रात्रिचर्या जब आपका संध्या काल 6 AM एक एवरेज 6 PM टू लिया जाता है दूसरे दिन का 6 AM के बीच का समय में, आफ्टर सनराइज, सनसेट से लेकर के सनराइज तक की स्थिति को रात्रिचर्या कहते हैं। इसमें हमारे 30 जो मुहूर्त में से 15 मुहूर्त बता दिए गए और 4 प्रहर बताए हैं। रात्रि में किए गए जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे रात्रिचर्या के अंतर्गत आते हैं और बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमें बता दिया गया है कि आपको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इसका पालन करते हुए आपको निद्रा लेनी है, क्योंकि यहाँ तामसिक प्रवृत्ति मन की बढ़ती है और शरीर शिथिल होने लगता है, इसलिए यह बताया गया है। इसका भी एक बहुत स्टैटिक हम साइंटिफिक लॉजिक प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने मतलब मॉडर्न ने काफी अच्छे रिसर्चेस भी किए हैं कि हम जो कह रहे हैं कि तामसिक स्थिति बढ़ती है मन की, वो किस तरीके से हो सकती है। इसका मेन जो हार्मोन होता है वो हमारा होता है मेलेटोनिन, जिसपे काफी रिसर्चेस भी किए हैं, आगे मैं रिसर्च पेपर्स भी बताऊंगी आपको। जो हमारा ब्रेन है, इसका स्पेशल सेंस ऑर्गन्स 5 बताए गए, जिसमें आई सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम को कवर करता है। विजिबल स्पेक्ट्रम को कवर करने के कारण ये हमेशा ब्रेन को एक तरीके से मैसेजेस देता है कि लाइट इज प्रेजेंट, डार्कनेस एंड लाइटनेस इज प्रेजेंट। जैसे ही लाइट खत्म होती है, डार्कनेस ऑन होती है, लाइट का सेंसिटिविटी खत्म होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि रात हो गई है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पिक्चर देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आईज जो होती हैं, इस पर जब लाइट रेज पड़ती हैं तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कि हम कहेंगे एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट, जो कि हमारे आईज के थ्रू रेटिना लेंस के थ्रू रेटिना में जाता है एंड रेटिना से होते हुए, दिस इज द रेटिना गैंग्लियनिक गैंग्लियन, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव गैंग्लियनिक सेल्स। दिस इज द गैंग्लियनिक सेल्स जो कि रेटिना में प्रेजेंट है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स जो कि विजिबल लाइट के थ्रू आई है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स को न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट करके RHT मींस रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू वो SCN में भेजता है। दिस इज द सुपीरियर काइस्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि आपके ब्रेन में है और ये पूरी तरीके से अलर्ट रहता है जब लाइटनेस होती है, लाइट का इंपैक्ट पड़ता है। इस कंडीशन में वो PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस में है, इसको सबसाइड करता है, इसको इनहिबिट करता है और इसके इनहिबिशन के कारण से जो नाइट के हॉर्मोन्स है वो नहीं फ्लक्चुएट नहीं कर पाते या फिर वो सिक्रेट नहीं हो पाते हैं। जैसे ही डार्कनेस आती है और RGC पे किसी प्रकार का इंपल्स नहीं पहुंचता तो RHT के थ्रू SCN जो न्यूक्लियाई है, इसका जो इनहिबिशन एक्टिविटी है PVN के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। जैसे ही वो खत्म होता है वैसे ही एक इंपल्स जाती है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के SCG सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को जाती है, वहां से पीनियल ग्लैंड को जाती है और तब पीनियल ग्लैंड ब्लड में जो प्रेजेंट ट्रिप्टोफेन है उसको कन्वर्ट करता है मेलेटोनिन में। ये मेलेटोनिन ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट जाता है सर्वाइकल आपका CSF के थ्रू, जो स्पाइनल फ्लूइड है उसके थ्रू जाता है, ब्लड में चला जाता है और वहां से वो होल बॉडी में एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट इसके बाद वो लीवर में कन्वर्ट हो जाता है MT6S में, जो 6 सल्फा टॉक्सी मेलेटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन ये एक्सक्रीट होने के लिए किडनी में चला जाता है। इस बीच जब मेलेटोनिन से वो लीवर में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहता है, तो मेलेटोनिन के फंक्शंस को वो करता है जो कि पूरी तरीके से हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इम्पोर्टेंसी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वापस रीजनरेट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर से हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, हमारी एनर्जी काफी लॉस होती है, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए इस हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसका
केवल जो फंक्शनिंग है लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेलाटोनिन का जो फंक्शनिंग बताया गया है कि इट प्रोड्यूसेस इन द रिस्पॉन्स टू डार्कनेस एंड इट हेल्प्स विद द टाइमिंग ऑफ अवर सर्केडियन साइकिल। जो सर्केडियन साइकिल हमारा इंटरनल क्लॉक है, जिसको कि हम आभ्यंतर वात पित्त कफ का जो भी हम अपना साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं, वो बनती है एंड उससे उसको मेंटेन करने के लिए मेलाटोनिन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। ये मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द pineal gland that has an important role in the sleep, immune, neurological, psychiatric and metabolic endocrinological functions, cardiac autonomic regulations and even cancer risks में भी ये बहुत ज्यादा important होता है। एनिमल्स में इसका सबसे ज्यादा आप देख पाएंगे हाइबरनेशन में, रिप्रोडक्शन जो अंडर द सी लेवल पे होता है, उनमें बहुत अच्छा आप देख पाएंगे मेलाटोनिन का के थ्रू रेगुलेशन उनके लाइफ साइकिल का। प्लांट्स में मेलाटोनिन का जो यूटिलाइजेशन है या जो फंक्शन है वो अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के थ्रू होता है। जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसको हम कहते हैं एंटी फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं, जिसके कारण से हम रसायन और इन सब की कल्पनाएं करते हैं, वो सब पौधों में भी होता है। और पौधे इन सी चीजों को डार्कनेस एंड लाइटनेस, लाइट मतलब सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हुए लेते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मेलाटोनिन के फंक्शंस कई बताए गए हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटी ऑक्सीडेटिव फंक्शन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, कार्डियोप्रोटेक्टिव, न्यूरोप्रोटेक्शन, सर्केडियन साइकिल मॉड्यूलेटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरनल क्लॉक है हमारा उसको मेंटेन करता है, फिक्सिंग स्लिप डिस्फंक्शन को, एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर है, मेलानोजेनेसिस कंट्रोलर है, एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ये मेलाटोनिन को समझना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हमने भागदौड़ की लाइफ है हमारी, आज हमने जो सोलर डे एंड नाइट है, जो कि सनराइज एंड सनसेट है, जिसमें कि ब्रह्मांड ने ये कहा कि अब उठो और अब सो जाओ, हमने उसको तोड़ दिया और तोड़ के हमने आर्टिफिशियल लाइट को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके कारण से आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स के द्वारा है, क्योंकि हमारा RHT रेटिनो हाइपोथैलेमिक जो ट्रैक्ट है वो कभी भी जो SCN है PVN को कभी भी सोने नहीं देता और PVN कभी इनिशिएट नहीं हो पाता जो मेलाटोनिन को बना सके। तो जितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हम देख पाते हैं, जो हम मोबाइल्स यूज करते हैं, ब्लू लाइट सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू लाइट मेलाटोनिन के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि मेलाटोनिन को वो सिक्रीट ही नहीं होने देता। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रात को आप मोबाइल जो यूजर्स हैं उनको कम करने के लिए बोला जाता है कि जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा होगा, मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत अच्छा होगा। तो वो स्लीप डिस्फंक्शंस जो आते हैं, चिड़चिड़ापन या हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी कैंसरस ग्रोथ, इवन न्यूप्लास्टिक, वो भी कम की जा सकती हैं, बशर्ते कि हम अपने सोलर डे एंड नाइट को हमारे बॉडी के इंटरनल जो क्लॉक है उससे मैनेज कर सके। हेलो 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 जी मैडम। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नहीं ठीक है, सुनाई दे रहा? हाँ जी। यस मैम, हाँ, क्लियर है, मुझे नहीं सुनना। सुनना। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था सुन। इट्स ओके। देन इसके बाद हम आते हैं ऋतुचर्या में आते हैं। ऋतुचर्या जिसको कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको कुछ नए तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम ऋतुचर्या को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमने अर्थ का हमारा अर्थ का जो रोटेटरी मूवमेंट है उसके कारण ये ऋतुएं मिलती हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा समर सॉलिस्टिक होता है, विंटर सॉलिस्टिक होता है। ये सारी चीजें हम सन के जो रोटेटरी मूवमेंट है, हमारा जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का, उसके कारण हमें ऋतुएं मिलती हैं। और ये 6 ऋतुओं का उल्लेख हमें साउथ एशिया में ही मिल पाता है। तो इसका इम्पैक्ट के लिए हमारे जो आचार्य है कि जो 2-2 महीने में हर ऋतु चेंज होगी, उसके लिए हमारे आचार्यों ने हमें कुछ ऋतुचर्याएं बताई हैं और वो भी बायोलॉजिकल अडेप्टेशन को शो करती है कि जो सूर्य की स्थिति या जो अर्थ की स्थिति बनी हुई है, वो उस समय पे हमारे बॉडी में जो भी कुछ चेंजेस आएंगे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए हमारे जो मंत्र बताए गए हैं वो सारे
इस तरीके से बताए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरीके से बताएं। हमारे जो भारतीय परंपरा है, इस परंपरा में 2 तरीके के मंत्र का उल्लेख किया जाता है, एक होता है चंद्रमास और एक होता है सूर्य मास। हम जिसको सूर्य मास कहते हैं वो वास्तव में ज्योतिष में वो राशियों के नाम से लिया गया है। इसी प्रकार आप पृथ्वी का अगर आप लैटिट्यूड्स देखेंगे या आप इसके आप इक्वेटर्स की देखेंगे तो आप देखेंगे कर्क रेखा और जो नामकरण देखेंगे आप उसमें कर्क रेखा और मकर रेखा देखेंगे। तो वास्तव में ये जो सूर्य मास कहते हैं, जिसको कि हम सूर्य मास में मेष से स्टार्ट होता है, मीन तक जाता है, और इसको हम इस तरीके से समझ पाते हैं कि जब रोटेटरी मूवमेंट में अर्थ सन के पास में आता है तो जिस समय सूर्य जिस रेखा पे पड़ता है उस राशि में रहता है, उसकी संक्रांति होती है। तो हमारा जो भी कुछ एडेप्टेशन है वो सूर्य मास के हिसाब से भी है और चंद्रमास के हिसाब से भी है। तो सूर्य मास के हिसाब से अगर नाम पड़ेगा तो वो मेष के हिसाब से चलेगा, और हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है कि सूर्य मास में जो राशि बताई गई है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, और जैसे मकर रेखा में जब होता है तो मकर संक्रांत होता है, कर्क संक्रांत होता है। हमारा 2 सबसे बड़े संक्रांत बताए गए जब सूर्य एंटर करता है, और उस समय हम बहुत अच्छे रिचुअल्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांत के समय तो खासकर अभी आने वाला है, क्योंकि ये हमारा अब उत्तरायण को जाने वाला समय होगा। वैसे ही कर्क संक्रांत मनाते हैं बहुत से भारत के बहुत से राज्यों में, जहां पर कि हम दक्षिणायन की तरफ मूव करते हैं, तो कर्क संक्रांत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पूरे अर्थ में अगर हम इसको हिंदी के हिसाब से देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा को ही प्रधान माना गया है, बाकी रेखाओं को हटा दिया गया है, लेकिन हमारी संहिताओं ने उसको अभी भी संभाल के रखा हुआ है। ये हो गया सूर्य मास के बारे में, जो कि कुंडली या हम जन्म जो समय लेते हैं, जो राशियां बनाते हैं, जो आपकी सूर्य राशि होती है, जो चंद्र राशि होती है, जो नाम राशि होती है, उस पे हम सूर्य मास को सूर्य राशि के में ज्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम चंद्र मास का उल्लेख करते हैं। तो चंद्र मास जो आज सबसे ज्यादा हमें कैलेंडरों में मिलता है वो है आपका चंद्र मास, जो चैत्र से चालू होता है फाल्गुन में। इनका नामकरण जो हुआ है ये वापस आपका जाएगा चंद्र राशि के लिए, जो हम कुंडली में पढ़ते हैं। और तीसरा राशि ये होती है आपकी नाम राशि, वो कुंडली के हिसाब से या वो ज्योतिष के हिसाब से है, उसका वो अलग उसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो चैत्र वैशाख ये नाम कैसे पड़े, हमें अपने स्टूडेंट्स को भी समझाना चाहिए। इसको जानने का कारण, हर कार्य के पीछे एक कारण है और हर कारण के पीछे एक कार्य होता है। कार्य कारण भाव को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चैत्र है तो क्यों है? क्योंकि वो चित्रा नक्षत्र पे उस समय पूर्णिमा होती है। वैशाख क्यों है? क्योंकि विशाखा नक्षत्र पे उस समय पूर्णिमा होती है। ये चीजें हमें अपने स्टूडेंट्स को समझाना जरूरी है। क्यों? कारण इसके पीछे है कि अगर हमने ये चीज ना समझाई तो हम कभी ये नहीं समझा पाएंगे, हम कभी उन्हें ये नहीं समझा पाएंगे कि वात पित्त का प्रकोप काल, आदान काल, जो आपका विसर्ग काल है, उसका हमारे लाइफ में क्या महत्व है। हम अगर स्वस्थता के हिसाब से देखें, चाहे आतुर, हम विकृति विज्ञान डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना है कि विकृति हुई तो क्यों हुई। उसमें हम हर समय एक निदान जरूर पढ़ते हैं, वो होता है काल। हम काल को छोड़ देते हैं, हम काल को मानते नहीं, हम आगंतुक को ज्यादा वैल्यू दे करके हम एंटीबायोटिक्स और इन सब पे ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। बट हमें क्षेत्र विद्वाद को मानना पड़ेगा। और कोरोना ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया है कि हर एक इंसान की अपनी इम्यूनिटी होती है। वो इम्यूनिटी कब काम आएगी, कब परिलक्षित होगी, ये डिपेंड करेगा कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, रोगावस्था आती है। जो दिखाई दिया कि जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, ऋतुओं के हिसाब से मेंटेन किया, दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से जो चर्याओं का पालन किया, उन्होंने अपनी इम्यून की बूस्टिंग की, ना कि औषध लेकर के, ओनली औषध लेके, ओनली आहार से, ओनली विहार से। आपको हर चीजें आपको बता दी गई हैं। इसी चीज को हमें एलाबोरेट करते हुए, माने काल के पक्ष को
आप ये अच्छे से समझते हैं कि तीन प्रकार के निदान बताए गए, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। इसमें असात्म इंद्रियार्थ संयोग जो है वो शारीरिक रोगों के लिए और शारीरिक कारणों से उत्पन्न होने वाला है। उसी प्रकार से जो प्रज्ञा अपराध है वो मानसिक कारण, धीर धृति स्मृति के विभ्रम से उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से परिणाम जो है वो काल के कारण से उत्पन्न होता है। जब हम कभी भी डायग्नोसिस करते हैं आयुर्वेद से, तो हम सिर्फ ये दो को ध्यान देते हैं। उसमें दशविध परीक्षा में भी आप देखोगे, आप प्रकृति परीक्षण करोगे, वहां भी आपको काल का प्रभाव दिखेगा। इसी प्रकार से हम काल को छोड़ देते हैं, क्योंकि काल को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं ज्योतिष में भी जाना पड़ेगा, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि हम उसको कैसे समझे। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, बहुत ईजी वे में समझाती हूँ और बच्चा आराम से समझ लेता है। तो उसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि इन सब चीजों को हम इजी वे में ले सकते हैं, वो ज्योतिष का पार्ट नहीं है। अगर हम इस तरीके से समझते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम आयुर्वेद में हैं, आयुर्वेद अथर्ववेद का पार्ट है और वेद के वेदांग बताए गए जिसमें ज्योतिष छठवां पार्ट है। तो जो वेदांग है, जो ज्योतिष है, वो वेदांग का पार्ट है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आयुर्वेद का पार्ट है। इसको समझने के लिए हमें सूर्य मास, चंद्रमास को समझना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने इस स्लाइड में बताया हुआ है। और इसी को ही हम जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने 2-2 ऋतुओं के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बसंत ऋतु को हम चैत्र से बैसाख कहते हैं, और बस सभी ऋतुओं में बसंत को प्रधान इसलिए माना गया है क्योंकि चैत्र जो मास है वो प्रधान है। सूर्य की गति जहां से स्टार्ट हुई है, वही सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे वो खत्म होती है, और वो प्रथम है, इसलिए बसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और उस समय सात्विक स्थिति भी बनती है, इसलिए वो प्रधान होता है। इसमें चैत्र और बैसाख, ग्रीष्म में आपका ज्येष्ठ आषाढ़ आता है, वर्षा में आषाढ़ सावन, शरद ऋतु में भाद्रपद, हेमंत ऋतु में कार्तिक और शीत ऋतु में माघ से फाल्गुन तक की स्थिति बनती है। जो मॉडर्न के हिसाब से उन्होंने मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर ये लिया हुआ। ये आप अच्छे से, अभी तो नॉर्मली हम लोग इसी पे ही चलते हैं और ये ज्यादा अच्छे से हमें याद है। ऋतुचर्या के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि ऋतुओं के हिसाब से संचय प्रकोप का काल बनता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ये वात के संचय प्रकोप शमन है। पित्त के लिए वर्षा, शरद, हेमंत संचय प्रकोप शमन है। कफ, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म ये संचय प्रकोप का शमन है। इसी को ही हम एक चार्ट से बहुत अच्छे से आराम से समझ सकते हैं कि उत्तरायण जब स्टार्ट होता है वो माघ की स्थिति बनती है। माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 उत्तरायण के हैं और 6 दक्षिणायन में बताए गए हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि उत्तरायण में बल धीरे धीरे घटता चला जाता है और दक्षिणायन में बल बहुत अच्छा होता है हेमंत ऋतु के आसपास। ये हम अभी भी फील करते हैं कि हमें भूख भी बहुत अच्छी लगती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छा होता है, हमारी सब चीजें बहुत अच्छी चलती है। और जैसे जैसे हम मकर संक्रांत को क्रॉस कर जाते हैं, हमारे पास में उत्तरायण की स्थिति बनती है और हमारा धीरे धीरे भूख भी कम हो जाती है। सब कुछ ये जानना इसलिए जरूरी है कि हर परिस्थिति में हर पुरुष का, हर रोगी का या हर स्वस्थ पुरुष का जो आहार जठराग्नि है, जो उसका जठराग्नि का बल है वो भिन्न भिन्न होता है। इस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तरायण की स्थिति में उसकी क्या स्थिति बन रही है, दक्षिणायन में क्या स्थिति बन रही है। हम एक लाइन खींच करके ये तय नहीं कर सकते कि आप 4 रोटी नहीं खाते हो तो आपकी आहार शक्ति क्षीण हो गई। हमें उसको जानने के लिए उसके काल को भी समझना पड़ेगा, जो कि हम आमतौर पर कैलेंडरों के साथ में नहीं चल पाते हैं। हम जनवरी टू फरवरी या मार्च दिसंबर तक चलते हैं, लेकिन हम उत्तरायण, दक्षिणायन और ये काल का ये पक्ष को लेके नहीं चलता। अगर हम ये चलें तो हम देखेंगे कि वो पेशेंट का वो सामान्य स्थिति है, जब उसको भूख कम लग रही है, जो हमारा वर्षा, शरद और जो वर्षा की है वो हमारी सबसे लोएस्ट कंडीशन में चली जाती है, फिर शरद में एनहांसिंग होती है, हेमंत में होते हुए चली जाती है, वर्षा में वैसे भी अम्ल की स्थिति बनती है। तो इस समय पे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अम्ल पित्त के शिकार मिलेंगे आपको, बहुत सारे पेशेंट्स नॉर्मल पर्सन मिलेंगे जिनको की एसिडिटी होती है। तो हमको उनको उस पॉइंट को निदानात्मक रूप से डायग्नोसिस पॉइंट में देखना चाहिए कि काल क्या चल रहा है, उस हिसाब से उसकी क्या स्थिति बन रही है। हर चीज का इलाज औषध नहीं हो सकता, कुछ आहार होते हैं, कुछ विहार होते हैं, हमें तीनों को लेते हुए चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको ये अच्छे से पता है कि जो हर ऋतुएं हैं अपने अपने रसों का भी होता है, जिसमें कि शिशिर ऋतु में तिक्त का, वसंत में कषाय का, ग्रीष्म में कटु का, वर्षा में अम्ल का, शरद लवण,
का और हेमंत में मधुर का होता है। और ये नॉर्मल बात है कि इस समय पे आप डायबिटिक के जितने भी पेशेंट्स मिलेंगे उनमें फ्लक्चुएशंस मिलते हैं और उन पेशेंट को वैसे ही डील होना पड़ेगा जिस तरीके से हमें हेमंत ऋतुचर्या में बताया गया है। तो इस तरीके से हमें हमारे ऋतुचर्या, हमारी जो संहिताएं हैं उनमें बहुत अच्छे से इस चीज को डिफाइन किया गया है। डू एंड डोंट, पथ्य अपथ्य, कौन सी ऋतु में कौन सा चीज लेना है, कौन सा चीज नहीं लेना है, बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर शरद ऋतु, हेमंत ऋतुचर्या मैंने बताई हुई है, बट उस पर डिस्कस थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए हम ये देखें कि हमारी संहिताओं में ये ऋतुचर्या का उल्लेख इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ मिलता है, या हमारे जो हमारे आचार्यों ने इसका और कहाँ कहाँ वर्णन किया है। इसमें एक चतुर्मास का वर्णन आता है। चतुर्मास मतलब जिसको कि कौशितकी ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण ने सबसे ज्यादा बताया है, और आमतौर पर ये जैन परंपरा में बहुत अच्छा माना जाता है इसको। चतुर्मास के समय वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने पेशेंट को भी उनके रुग्ण के हिसाब से और रोगी के हिसाब से हम इस चीज में बहुत सारी चीजें, केवल ऋतुचर्या नहीं, चतुर्मासचर्या का भी उल्लेख हम करें, क्योंकि उस समय रोग के कारण बनते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मास आते हैं वो आप देखें कि चतुर्मास आपका स्टार्ट होता है आषाढ़ की शुक्ल एकादशी से। 4 महीने होते हैं, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ले सकते हैं, अगर एकादशी से एकादशी लेते हैं शुक्ल में, और या फिर आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का 4 महीने का आप समय लेते हैं, जहां पर हम इस तरीके से देख सकते हैं आषाढ़ से लेके श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। कार्तिक का शुक्ल पक्ष ले रहे हैं तो आषाढ़ का शुक्ल पक्ष में जाएगा। इस तरीके से ये 4 महीने, 1, 2, 3 और इनके आधे आधे निकलेंगे तो 4 महीने बन जाते हैं। 4 महीने में आप देखिए कि उत्तरायण से दक्षिणायन की स्थिति बनती है, और इस समय पे सबसे मेन ऋतु होती है वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु में आप ऋतुचर्या जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं उस समय पे जो रस का प्रादुर्भाव होता है वो अम्ल होता है, अर्थात हर चीज अम्लीभूत हो चुकी होती है। अगर आप साग खा रहे हैं, आप अगर पानी भी पी रहे हैं, तो उस समय पे ये अम्लीभूत हो जाता है। इस स्थिति में हमें उन सारी चीजों का अपत्य के रूप में मान लेना चाहिए, और पत्ते का सेवन ओनली चतुर्मास चर्या में जो चीजें बताई गई हैं वो चीजों का अगर करें तो हम वर्षा ऋतु में से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, जो स्पेशली हमें पित्त के प्रकोप काल में मिलता है, वो सारी चीजों को हम काफी कुछ आहार से और विहार से हम ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन की जरूरत कम पड़ेगी। यहाँ पर चतुर्मास में एक दूसरा फैक्टर आता है जो कि मानसिक फैक्टर होता है। इस समय पे काफी तमोगुण की वृद्धि होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब जगह पानी होता है तो मन भी अच्छा नहीं रहता। तो इस समय कुछ रिचुअल्स बताए जाते हैं, और मैक्सिमम जो त्योहार होते हैं हमारे चतुर्मास के अंतर्गत पड़ते हैं। श्रावण से लेकर के कार्तिक तक का, जो आप आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक का देखते हैं, वो हमें मिलता है। और हम इस समय कुछ रिचुअल्स करते हैं, त्योहार मनाते हैं। वो त्योहारों से हमारा मन का जो बल है वो सात्विक बल बढ़ता है। जब सत्व का बल बढ़ता है मन का, तो शरीर का भी बल बढ़ता है। ये हम मानते हैं कि जिस तरीके से शरीर जो जैसा शरीर होगा वैसा मन रहता है, तो मन जैसा रहता है वैसा शरीर रहता है। इस प्रकार से हम मन के थ्रू शरीर की इम्यून पावर को बूस्ट करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। तो इसमें इसलिए बहुत सारे त्योहार हमें इस टाइम पे मिलते हैं, क्योंकि सात्विक गुण को एनहांस करने के लिए, तम गुण को थोड़ा सा कम करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे आप वर्षा का काल अगर रोटेटरी मूवमेंट देखेंगे पृथ्वी का, तो वो आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा दूर होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद में शीतकाल स्टार्ट हो जाएगा। शीतकाल स्टार्ट होगा मैंने अर्थ काफी कुछ सूर्य से दूर जा चुका है, सूर्य की रोशनी अब नहीं पड़ रही है, और सूर्य की रोशनी हमारे लिए सबसे ज्यादा ऊर्जादायक है। हम कहें कि वो हमारे लिए जीवन है। तो उस कंडीशन में मन के भी भाव घटते हैं, तो मन को करने के लिए और शरीर को स्थापित करने के लिए, शरीर में बल को वापस स्थापित करने के लिए हमें ये बताया गया है, चतुर्मास का उल्लेख बताया गया। लेकिन आज बहुत कम लोग इस चीज का पालन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऋतु संधि। जिस प्रकार से ऋतुचर्या बताई गई है, वैसे ऋतु संधि एक
चर्या भी होती है। ऋतु संधि चर्या मतलब आने वाली ऋतु और जाने वाली ऋतु का 7 दिन और आने वाली ऋतु का 7 दिन, ये 14 दिन का कार्यकाल होता है जो ऋतु संधि कहलाती है। इस समय पे एक ऋतु का प्रभाव और दूसरी जाता है और दूसरी ऋतु आती है, अर्थात अर्थ जो पृथ्वी है अपने रोटेटरी जो रिवॉल्यूशनरी पार्ट है वहां से हट के वो दूसरी जगह जाता है, जहां पर वो सूर्य के पास आ जाता है अगर दूर है तो, और दूर है तो पास है तो दूर में आ जाता है। तो इस तरीके से ऋतुएं बनती। इस समय पर भी हमारे शरीर पे कुछ चेंजेस आते हैं क्योंकि हम सब कुछ सूर्य से ही जुड़े हुए हैं, चंद्रमा भी सूर्य से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें हमें कुछ ऋतु संधि चर्या का उल्लेख है। बट हमारे संहिताओं में कहीं पर भी ऋतु संधि चर्या का उल्लेख नहीं मिलेगा, न चरक में न सुश्रुत में कहीं पर भी ऋतु संधि चर्या नहीं बताई गई है। ये लोक में व्याप्त है जिसको कि हम नवरात्रों के नाम से जानते हैं। यहाँ नवरात्र आमतौर पर पूरे भारतवर्ष में 3 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसको चैत्र नवरात्र कहते हैं, और एक नवरात्र होता है आपका शारदीय नवरात्र, और एक होता है आपका एक हिमाचल प्रदेश में एक ही नवरात्र करके मनाया जाता है। वो कापालिक विद्या या तामसिक विद्याओं के लिए या स्पेशली सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो विद्या यूज की जाती है। लेकिन जितनी भी संधि चर्याएं हैं उनमें, ऋतु संधि चर्या, उसमें हमें उपवास का है और मन को लगाने वाले जो भी आप करना चाहते हैं विहार है उसका उल्लेख बताया गया है कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। इसको हम ऋतु संधि चर्या के अंतर्गत लेते हैं, बट हमारे संहिताओं में कहीं पर भी नहीं है। हमारे लोक में इसका वर्णन है, नवरात्रों का उल्लेख जो 9 दिन हम करते हैं, लेकिन आज उसका जो मूल रूप है ऋतु संधि चर्या का वो खत्म हो चुका है। ये हमें वापस एज ए वैद्य जो हम अपनी संहिताओं में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इन पर भी रिसर्च करते हुए इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि किस तरीके से आप रोग से बच सकते हैं और स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं ऋतु संधि चर्या के उल्लेख से। यम दृष्टा काल एक बहुत अच्छा बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ उसमें ऋतु संधि का बताया गया है कि किस तरीके से आप डाइट को ले सकते हैं। तो डाइट का जो सीक्वेंसिंग बताया गया है वो आपको बताया गया है कि एक दिन आप आगामी ऋतु का और 3 भाग वर्तमान ऋतु का लेंगे। आहार और विहार जो भी कुछ आप कर रहे हैं, अगर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो कितना करेंगे, वैसे 2 या 3 दिन आप 2 भाग करेंगे। 4, 5, 6 दिनों तक आप 3 भाग 1 भाग वर्तमान में आएंगे और 7 दिन के बाद में आप आने वाली ऋतु में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं सात्म्यता लाना, अर्थात हमारे शरीर में जो चेंजेस एटमॉस्फेयर के कारण से आ रहे हैं उनको स्थापित करने के लिए आहार और विहार ही होते जो एनर्जी देते हैं, उनको सही जगह पर स्थापित करना और इम्यून को बनाए रखना, वात पित्त कफ की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए जो हमारा त्रिदंड है उसको साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए हमें इस कैरिकुलम को पूरा करना पड़ता है। यही ऋतु संधि चर्या के अंतर्गत आती है, जिसको कि हम इस सीक्वेंस से पेशेंट को दे सकते हैं कि करंट सीजन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप 3/4 करेंगे, 1/4 आने वाली सीजन में आप ये सब ऐड करेंगे। यहाँ पर जो चीजें बताई, इसमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बहुत अच्छी बात कही गई है कि तत्र पूर्व विधि त्याज्य सेवनीयो पराक्रमात् असात्मेजा ही रोगा स्यु सहसा त्यागशील। अर्थात अगर आप इन सब चीजों को अचानक बंद करते हैं, आने वाली ऋतु में आप लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर ठंड की ऋतु आ रही है और अचानक आप गर्म पानी स्टार्ट करते हैं और गर्म की ऋतु जा रही है और आप अचानक आने वाली है और ठंडी चीजें स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है स्किन डिसीज, जिसमें कि शीत पित्त की स्थिति बनती है। शीत पित्त, उदर्द और कोट की स्थिति बनती है। ये बहुत पेशेंट्स में मिलता है। यहाँ पर हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छी स्थिति बताई है, यम दृष्टा काल। बस यही एक ऋतु संधि चर्या का उल्लेख हमारे संहिताओं में मिलता है जो केवल शारंगधर ने बताई है। अगर आप शारंगधर को पढ़ें तो वो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के नियम को इतने अच्छे से परिपालन करते हैं कि शारंगधर संहिता को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आपको आयुर्वेद का एक अलग व्यू दिखाई देगा रोगों को समझने के लिए या रोग की स्थिति को एक तरीके से स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए, जिसमें कि एडेप्टेशन आएगा आपका आपका एनवायरमेंट से एडजस्टमेंट की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है शारंगधर में। तो उन्होंने यहाँ पर
कार्तिक मास से लेकर माघ शेष की जो संधि काल बताई गई है उसमें यम दृष्टा काल 16 दिन का माना है, 8-8 दिन। और ये बहुत से घरों में आज भी फॉलो किया जाता है कि कार्तिक मास के आखिरी 8 दिन और जो आपका मार्ग शीर्ष का प्रथम 8 दिन है, इसको बिल्कुल उस समय पे वो एक तरीके से रिचुअल के हिसाब से लेते हैं कि बहुत सारी चीजें खानी नहीं है, बहुत सारी चीजों में हमें उपवास करना है। तो यहाँ पर शारंगधर का उल्लेख हमें मिलता है, केवल एक ही उल्लेख है शारंगधर संहिता में यम दृष्टा काल, जिसको हम काफी आगे से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी इसके अतिरिक्त पूरे संहिताओं में कहीं पर भी ऋतु संधि चर्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके ऊपर कई रिसर्चेस भी किए गए हैं। ये रिसर्चेस बताते हैं, कई रिसर्चेस हैं जिसमें एक मैंने कुछ एडजस्ट आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ मैं, जिसमें वाइड स्प्रेड सीजनल जीन एक्सप्रेशंस रिवील्स एनुअल डिफरेंसेस इन द ह्यूमन इम्यूनिटी एंड फिजियोलॉजी। कई रिसर्चेस किए गए जिसमें ये शो हुआ है कि जो हमारे एनवायरमेंट में जो चेंजेस है, टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है जो कि हमें सूर्य से मिलता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे जीन के एक्सप्रेशन से भी है। इस पर काफी बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं और इससे ये भी हुआ है कि ह्यूमन इम्यूनिटी और उसकी फिजियोलॉजी में काफी कुछ चेंजेस केवल सीजनल वेरिएशंस के कारण आते, जिसको कि हम कहते हैं वात पित्त कफ की स्थिति के द्वारा को स्थापित करना, साम्यावस्था से ओज की स्थापित। क्योंकि हर मनुष्य में या हर इंडिविजुअल में उसकी प्रकृति के हिसाब से वात पित्त कफ की स्थिति होती है। अगर कोई वातिक पुरुष है तो उसमें वात ही उसमें इम्यून को बूस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि कफ नहीं होगा तो उसमें नहीं होगा। बट उसकी जो वात की स्थिति है वो शुद्धतम स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी, जिसके कारण से साम्य स्थिति होगी, जिसके कारण वो इम्यूनिटी उससे बूस्ट कर सकता है। बाकी धातु के हिसाब से ओज को तो लिया ही जा सकता है। कुछ और रिसर्चेस भी हुए हैं जो ह्यूमन हार्मोन सीजनलिटी को शो करते हैं। ये जो रिसर्चेस हुए हैं जो सीजन के हिसाब से ह्यूमन में हार्मोन चेंजेस आते हैं, उसमें उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत अच्छा रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि जो स्ट्रेस, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पर सीजन के इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और सीजन के थ्रू ये चीजें होती हैं। और इस पर सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाने वाला हाइबरनेशन का, एनिमल्स के जो हाइबरनेशन होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, ये बहुत अच्छे से प्रूफ किया कि ये एक सीजन के साथ में ही उनमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स में हाइबरनेशन मिलता है, उसी बीच के हिसाब से उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें रिसर्च के द्वारा प्रूफ की जा चुकी हैं और ये हम आमतौर पर देखते भी हैं, बट एविडेंस प्रूव्ड होना चाहिए, इसलिए कुछ रिसर्चेस इस तरीके से किए गए हैं जो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है। इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंजेस इन डे लेंथ ऑन द ह्यूमन न्यूरो एंडोक्राइनल ग्लैंड फंक्शन पे बहुत अच्छा एक रिसर्च हुआ जिसमें कि ह्यूमन के जो एंडोक्राइनल फंक्शन है, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, जो मैंने अभी आपको आरएचटी साइकिल बताया, उसमें डे लेंथ का इम्पैक्ट है। और सीजनल, जैसे कि समर जो होता है हमारा समर सीजन, उसमें डे लेंथ बढ़ जाता है और जो विंटर होता है डे लेंथ घट जाता है। इस कंडीशन में जो उसमें एंडोक्राइनल्स जो फंक्शनिंग हुई है उनमें उन्होंने मेलेटोनिन के फंक्शन को देखा कि जिस तरीके से आप ये से देखते हैं कि सीजनल जो मेलेटोनिन है, जो समर सीजन जबकि डे लेंथ बढ़ जाता है, मेलेटोनिन सिक्रेशन काफी लेट होता है और वैसे और सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है, तो मेलेटोनिन का जो टाइम भी ड्यूरेशन होता है बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। वैसे ही अगर हम विंटर में देखें तो काफी अच्छा समय हमको मिलता है, सनराइज बहुत देर से होता है और सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में काफी अच्छा समय मेलेटोनिन का रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने अपने आसपास ही कुछ आर्टिफिशियल डे बना रखा है, जिसके कारण से हम मेलेटोनिन का उतना यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। जो हमारे आचार्यों ने बोला कि रात्रि में हमें रात्रि के प्रथम प्रहर में क्या करना है, सेकंड प्रहर में क्या करना है, थर्ड फोर्थ प्रहर में क्या करना है, हम उससे परे कहीं कुछ और करते हैं, जिसके कारण से ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी रोग हैं जो कि हम साइकोलॉजिकल, आजकल सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसी से रिलेटेड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसका मेन कॉज
निद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम छोड़ देते हैं। हम डाइट को सबसे इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, निद्रा को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ अपने पूरे लेक्चर्स को, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का अर्थ ये हुआ कि पुरुषो अयम लोक संहिता, अर्थात जो बायोलॉजिकल आपका डे नाइट है, जो सन के मूवमेंट्स है, जो आपका चंद्र का मूवमेंट है, जो वायु के मूवमेंट्स हैं, वही हमारे शरीर में भी होता है। तो जब तक हमारा सोलर डे एंड नाइट को हम अपने बायोलॉजिकल डे एंड नाइट से इक्वल नहीं कर लेते, तब तक हम ये जो एक स्थिति बनती है कि जो हमारे आचार्यों ने सूत्र रूप में कहा है कि विसर्गादान विक्षेप ये सोम सूर्य नीलास्तता, इस सूत्र को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य जब तक उग रहे हैं, उग चुके हैं और हम अभी तक सोए में, हमारा सूर्य तो अभी तक जगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम कभी भी इस तरीके को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर बैलेंस करना है तो वो अहोरात्रि के हिसाब से हो, वो दिनचर्या के हिसाब से हो, वो चर्या हो, ऋतुचर्या, ऋतु संधिचर्या, किसी भी तरीके से हो, जो हमारे यत्र तत्र बहुत जगह बिखरे पड़े हुए हैं, उसमें को हमको कलेक्ट करके, हमको पेशेंट के लिए, हमको अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ये आयुर्वेद का एक नया पॉइंट काल के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, जो कि रोगों की उत्पत्ति में एक थर्ड फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है काल का। तो यहाँ मैं यही बोल के खत्म करूंगी कि हमारा जो इंटरनल ऑसिलेटर है वो हमारे एक्सटर्नल ऑसिलेटर के साथ में मैच करना चाहिए। तो ये जब तक नहीं हो सकता जबकि सोलर डे एंड नाइट बायोलॉजिकल डे एंड नाइट के साथ इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, और हम तब तक सम दोष सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रियम का सूत्र को हम किसी तरीके से कार्यान्वित या फिर हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहीं तक था। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। काफी मैम लंबा। स्क्रीन शेयर आप अभी एंड कर दीजिए। अच्छा। हाँ। बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल शब्दों में आपने एक ऐसा टॉपिक हमारे सामने रखा जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैं दीप्ति मेहता मैम से इसी विषय पर थोड़े से अपने अनुभव शेयर करने के लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्कार मैडम। हाँ, आज का नमस्कार। आपका व्याख्यान जो है वो बहुत ही एक अलग किस्म का और बहुत ही बढ़िया रहा है। एक अलग तरह से जो है आपने चीजों को समझाने की कोशिश की है, और आज के वर्तमान परिस्थिति में मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हेलो, अब आ रही? मैम स्लो आ रही है थोड़ी। अब आ रही है आवाज? यस मैम। हेलो, आ रही है अभी? ठीक है। यस मैम। तो मैडम, जो आपने ये जो एक कंसेप्ट आयुर्वेद का है या वेदों का है, पिंडे तत् ब्रह्मांड, तो इस यत पिंड तो मॉडर्न पैरामीटर्स पे जो आपने उसको समझाने की कोशिश की है या जो समझाया है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उचित और अनुकूल है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो इसी ढंग से समझ पाते हैं या सीख पाते हैं, और लोगों को समझाने के लिए भी जो है जनमानस तक उनके बुद्धि के हिसाब से उनको समझाने के लिए भी इस तरह से सामंजस्य स्थापित करके समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो आपने मतलब बहुत अच्छा प्रयास किया है, और मतलब जो आपका जो कलेक्शन है वो भी बहुत सराहनीय था, और जो आपकी स्लाइड्स थी वो भी बहुत बढ़िया कलरफुल और बहुत ही क्या बोलेंगे उसको सूचनाप्रद थी। तो मुझे लगता है कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, और जिस तरह से मतलब आयुर्वेद को आज इसी ढंग से समझाने की आवश्यकता है। अगर हम उन्हीं चीजों को दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु संधि, अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे तो किसी के भी वो समझ में नहीं आती है या वो बोरिंग लगता है। लेकिन जिस ढंग से आपने उसको साइंटिफिक तरीके से जो
समझाया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से समाज को या अपने छात्रों को साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व बताएँगे और कोरिलेट करके बताएँगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आपके आज के प्रेज़ेंटेशन के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ मैडम, कि बहुत ही अच्छा रहा है ये प्रेज़ेंटेशन। और आगे भी हमारे जितने चिकित्सक हैं, हमारे जितने शिक्षक हैं, तो वो भी अगर इसी तरह से हमारे जो आयुर्वेद के कंसेप्ट्स हैं, उनको साइंटिफिकली इस ढंग से अगर प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला भविष्य और जो बच्चे हैं, वो आयुर्वेद के प्रति और भी ज़्यादा जो है उनकी उत्सुकता बढ़ेगी। तो मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है और मैं आपको इसके लिए बधाई देती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने इतना थैंक यू। समय निकाल कर के। और स्लाइड्स में देख रही थी, बहुत सारी आपने बनाई हुई थी और बहुत सारी स्किप भी की है आपने। हाँ, तो स्किप्स इसलिए कर दिए क्योंकि मैंने प्रशांत से बोला था, इसमें मैं थोड़ा सा सूर्य राशि डालूंगी, जो मैंने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है बच्चों को समझा, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, इवन पेशेंट क्वेश्चन करता है, तो मुझे कैलेंडर लेके बैठना पड़ता है उनको समझाने के लिए कि वात पित्त कफ का सच्चय कब होगा, अरे ये कंडीशन आपकी नॉर्मल चल रही है, इसमें आप परेशान मत होइए, आप थोड़ा सा चीजों को परहेज कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में पेशेंट्स के दिमाग में है मेडिसिन मेडिसिन, और पेशेंट के ही बच्चे जो हैं वही स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट भी यही सोचता है कि एक एमबीबीएस के थ्रू कि अगर एसिडिटी हुई तो हमें खाना है, बट वर्षा ऋतु में तो चीजें चलती ही हैं, आप थोड़ा सा परहेज कर लीजिए, क्योंकि क्या है, इससे मन का भी कंट्रोल होता है, और जो आज के डेट में वो होता नहीं है, तो वो क्या पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में चिकित्सा करते समय व्यक्ति का व्यक्ति की एज, मतलब उसका वय, बल, काल, बहुत ऋतु, सब कुछ चीजें बोली गई है, हम उन चीजों को जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसे ही निकाल देते हैं तो हम। एक काल जो एक घटक है, तो वो दैट्स इम्पोर्टेंट। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और वो किस क्या तरह से हम, कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे उसको ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हाँ बहुत बिल्कुल से, आप देखेंगे प्रकृति जो बनाते हैं ना, देते हैं और काल में वो सूक्ष्मतम नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, बिल्कुल इतना नहीं। नहीं सोचते हम कि हाँ, हम व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि अग्नि कैसी है, भूख कैसे लगती है। हाँ 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 हम ये हाँ, नहीं सोचते कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो अग्नि मंद रहेगी या मंद अभी रहेगा, हाँ, हम अभी काल को पुष्य लेते ही नहीं है। हाँ जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो एक-एक चीज़ पे ध्यान देना। और सही में बढ़िया रहा वो जो आपने ब्रह्म मुहूर्त का भी जो कंसेप्ट जिस तरह से समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, क्यों उस समय मेडिटेशन का क्या फ़ायदा होता है या अध्ययन का क्या फ़ायदा है और दिनचर्या। अभी इस पे मेरा एक मेरा खुद का अपना रिसर्च चल रहा है, क्योंकि मैं सितार से हूँ, तो अभी मैं थोड़ा इस पे काम चल रहा है कि साउंड वेव्स के ऊपर जो हम लोग जो शास्त्रीय संगीत लेते हैं, उसमें भी ये चीज रहती है, रागों का बहुत यूटिलाइजेशन होता है प्रहर के हिसाब से, 8 प्रहर होते हैं, 4 रात के 4 दिन के, तो ये जो प्रहर में ही स्पेशल राग गाने को बोला गया है। और अब आप देखेंगे आज की डेट में रिसर्चेस हो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमने राग बिलावल गाया तो 25 पेशेंट ठीक हो गए। ओके आप देखेंगे अभी रिसर्च हो रहे हैं, इस म्यूजिक थेरेपी पे बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक न्यू पॉइंट है ये, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि राग बिलावल गाना कब है, वो प्रहर, वो उसका शास्त्रीय, उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, उसको जानने के लिए आपको शास्त्रीय म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन किसी के पास में नहीं है। आप मॉडर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक के थ्रू पे, शास्त्रीय म्यूजिक के थ्रू आप साउंड थेरेपी करें, क्योंकि आप देखेंगे, आप ऋतुचर्या देखिए, उसमें मिलेगा आपको कहीं ना कहीं पर, आपको एरोमा थेरेपी मिलेगी उसमें, आपको उसमें साउंड थेरेपी मिलेगी, आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी अगर ऋतुचर्या को ध्यान से पढ़ा जाए। लेकिन आज की डेट में अगर बोले कि बिलावल राग से, ये आपका असावरी राग से अमुक व्याधि, जो कि स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर्स में पार्किंसनिज्म एंड साइजोफ्रेनिया को लिया जाता है, ऑटिज्म, एडीएचडी के बच्चों को ठीक किया जा रहा है, बट उसके लिए कोई एक शास्त्रीय पैटर्न होना चाहिए ना, कि वो जो राग है उस काल में गाई गई, आप उस काल में ही आप उसको सुनाओगे। अगर वो रात्रि के प्रथम प्रहर में है, तो वो रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही शाम को गाई जाएगी, है ना। जो ब्रह्म मुहूर्त में गाई जा रही है, जो कि सुबह के 6 बजे के पहले का समय है, तो उस समय पे आप जो राग गा रहे हैं, वो राग उसी समय करके आप फिर प्रैक्टिकल करते हो, तो उस पे बहुत सारी चीजें अभी हमारे, हाँ, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र इतनी सारी चीज, आप सिर्फ शारंगर संहिता पढ़ लीजिए मैडम,
और उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने आयुर्वेद के, हम जो चरक 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 करते हैं ना, ऐसा नहीं है, चरक के सिवाय भी बहुत सारी संहिताएं हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ें, आपको बहुत सारी चीजें न्यू मिलेगी। मैं सिर्फ बहुत सारी आयुर्वेद या एलोपैथ या होम्योपैथ नहीं, जैसे हम नहीं देखते हैं योगा से बहुत सारी चीजें ठीक हो रही है, मेडिटेशन से हो रही है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा इफेक्ट है। बिल्कुल से बिल्कुल है, जैसे आपने बताया कि संगीत का है, नृत्य बिल्कुल का है, रंगों का इफेक्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमारे हेल्थ पे या रोग को दूर करने में भी बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल है। तो इन सब को एकत्रित करके और इनका यूज करना चाहिए, इनसे लाभ लेना। बिल्कुल बिल्कुल से। और ये हमें मान लेना चाहिए कि हम आयुर्वेदज्ञ हैं, तो हमारी जो सीमाएं हैं पढ़ाई की सिर्फ ओनली हमारे चरक तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये मानते हैं तो आप चरक के शारीर स्थान का पुरुष विचय अध्याय निकाल लीजिए। आई थिंक उसमें 5वां या 6वां श्लोक होगा जिसमें कि राहु का वर्णन आया है। राहु, ग्रह राहु, अगर हम, आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है इसलिए मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि राहु और केतु को हमने छाया ग्रह माना है। अगर नव पाराशर संहिता के हिसाब से माने तो 9 ग्रह, 7 और 9 माने हैं, तो उस हिसाब से राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। और वहां उसका उल्लेख पुरुषो अयम लोक संहिता में इस तरीके से बताया गया है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि राहु अगर कोई इमेजिनेशन है, अगर मैं बोलूं ज्योतिष एक चार्ट में बनाने वाली चीज है राहु केतु को, तो फिर आचार्य चरक ने वहां पर जो चक्रपाणी ने टीका की ग्रह राहु, तो वो किस तरीके से वहां पर वो बता पा रहे हैं। अगर वो चीज केवल इमेजिनेशन होती तो ऑब्वियसली वो नहीं बताते, वहां पे वो इमेजिनेशन में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि राहु एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो में होने वाला, मतलब ब्रह्मांड में होने वाली एक घटना है और ये प्रैक्टिकल है ये। और ये ज्योतिष जो है वो पेपर में आपको ब्रह्मांड बताने का एक साधन है। आप इस पे मैंने बहुत काम किया है, बहुत, मतलब मेरा, मैं अगर है और हाँ मेरा भी हर किसी पे चल रहा है, मैं भी हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें अगर आयुर्वेद में इंट्रोड्यूस किया जाए तो। मेरे हिसाब से आयुर्वेद का जो काल का पक्ष है ना, जो प्रकृति निर्धारण में भी काल प्रसक्ता बताया गया है, जो काल के लिए बताया गया ना, जाति प्रसक्ता, इस तरीके से 6 बताए गए हैं, व्यनुपातिनी, देशानुपातिनी, है ना, उसमें ये काल जो है उसको भी इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रकृति परीक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे करके मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम। दीप्ति मैम, मानस रंजन बॉस और विवेक दुबे बॉस का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सुना है। और स्पेशल थैंक्स टू स्मिता मैम। हाँ, पेशेंस चाहिए होता है मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू फॉर दिस पेशेंस। थैंक यू मैम। नमस्कार, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू विवेक। हाँ, थैंक यू सो मच बॉस, बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका और बहुत ही अच्छे इनपुट्स रहे। मैं आपको पर्सनल कंसल्ट करूंगा बॉस, आपके बहुत अच्छे डेप्थ हैं बहुत आपके उसमें। डेप्थ मिला तुम्हें? थैंक यू सो मच बॉस। okay. जी बॉस, बिल्कुल मिला। चलो मिल जी गया। जी बॉस। जिसको मिलेगा। चलो थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू बॉस। इसी के साथ मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था 72nd लेक्चर ये समाप्त होता है। धन्यवाद।